Okay, students, I hope you are all well and healthy and ready to learn new things. So, मेरा नाम है पलक पटेल. मैं नवसारी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नवसारी में जॉब करता हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर. तो आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उनका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम ये सब्जेक्ट आगे भी पढ़ रहे हैं. अब ये जो क्लास है इसमें हमारा क्लास 3 चल रहा है. क्लास 3 अब हमारे पास दो वीडियो है क्लास 3 के, क्लास 3A और क्लास 3B. अब हम जो कर रहे हैं वो क्लास 3C है. अब मैंने इसे डिवाइड किया है क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ही लेंथी भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो इस वजह से क्या होता है कि फंडामेंटल राइट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके, तो पहले हम जो पढ़ चुके थे उसमें थे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन. ये 3 टॉपिक हम लोगों ने कर लिए फंडामेंटल राइट के अंदर. आज हम शुरुआत कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28. आज हमारा फंडामेंटल राइट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब आपको रिलीजन के लिए आज़ादी दी गई है. क्या आज़ादी, चलिए देखते हैं. तो पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है आर्टिकल 25. आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. ये 4 ऑप्शन में दिए गए. तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. पहला है कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन. ये आर्टिकल 25 में लिखे गए हैं. अब आर्टिकल 25 में आपको इन चारों की फ्रीडम दी गई है. 4 आपके राइट होते हैं, आपकी फ्रीडम. लेकिन इन चारों का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं. तो पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब क्या? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मतलब अपने एक सिटीजन का क्या फ्रीडम है? कोई रिलेशन बना सकता है. कोई भी इंडिविजुअल का मतलब कोई भी एक पर्सन या ग्रुप, जो भी समझ लो. लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? इंडिविजुअल मतलब हर एक सिटीजन को अलग किया गया है, और कोई भी एक सिटीजन रिलेशन बना सकता है गॉड के साथ, क्रिएचर के साथ. वॉट एवर वे डिजायर मतलब हम अपनी मर्जी से जो भी रिलेशन बनाना चाहते वो रिलेशन बना सकते गॉड के साथ और क्रिएचर के साथ. अब यहाँ 2 वर्ड दिए गए, गॉड और क्रिएचर. गॉड का मतलब भगवान होता है, क्रिएचर का मतलब होता है कोई भी एनिमल. कोई भी एनिमल. हमारे हिंदू में क्या होता है कि हम गाय को माता मानते हैं. ये हमारा रिलेशन बन चुका है हमारा गाय के साथ. ये रिलेशन हम बना सकते हैं यार. ये फ्रीडम दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. और सिर्फ हिंदू की बात की जाए, हमारे कई सारे रिलीजन में है. जैसे क्रिश्चियन की बात की जाए या मुसलमान कम्युनिटी की बात की जाए तो उसमें कई सारे जानवरों के साथ, कई सारे एनिमल्स के साथ अलग अलग तरीके से रिलेशन बनाए गए हैं. राइट. हमने प्लांट के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं. हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं. तो ये रिलेशन है, आप बना सकते हो किसी के भी साथ, गॉड के साथ या क्रिएचर के साथ, दोनों के साथ. इसे फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस बोला गया है. आपकी मर्जी है यार, बनाओ रिलेशन. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब क्या होता है कि एक का रिलीजन है, किसी एक का रिलीजन, किसी एक का एक धर्म है, वो उसमें किसी भी तरह बिलीव कर सकता है, उसकी फेथ मतलब पूजा भी कर सकता है ओपनली एंड फ्रीली. मतलब आप अपनी मर्जी से ओपनली मतलब सबके सामने अपने रिलीजन का बिलीव, जो भी आपको विश्वास है वो कर सकते हो, और उसकी पूजा, उसकी आराधना जो भी आप कर रहे हो वो कैसे कर सकते हो, वो आपको ओपनली करने की परमिशन दी गई. ये आपका राइट है, ये आपका हक है. नेक्स्ट, राइट टू प्रैक्टिस. राइट टू प्रैक्टिस मतलब परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजन, वर्शिप, रिचुअल एंड सेरेमनीज.
मतलब आप अपने धर्म का कोई भी परफॉर्मेंस हो, वर्शिप हो, या कोई रिचुअल हो, या कोई सेरेमनी हो, वो आप कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ रथ यात्रा निकलती है, वो भी एक सेरेमनी है, रिचुअल्स है। और मुसलमान कम्युनिटी में और जैसे मुसलमान कम्युनिटी में होता है, उनके ताजिया निकलते हैं, मुहर्रम निकलते हैं, राइट। और उन रिचुअल्स में वो लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर खंजर मारते हैं, और वो सुई अपने चिक्स के आसपास, मतलब गाल के आर पार निकालते हैं, करते हैं ना ये सब। तो ये भी एक तरह का रिचुअल है, और आप ये कर सकते हो। चलिए, हमने बात की मुसलमान कम्युनिटी की या हिंदू कम्युनिटी की, लेकिन आपने कभी ट्राइबल कम्युनिटी के वर्शिप, रिचुअल्स और सेरेमनी की बात की? वो अपने गॉड के साथ किस तरह का रिलेशन रखते हैं, वो उनकी पूजा कैसे करते हैं? तो यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी भी आ जाती है। सिर्फ रिलीजन की बात नहीं हो रही है यहाँ। हमारे यहाँ धर्म का मतलब कुछ अलग होता है, हम उस धर्म को कुछ अलग ही तरीके से लेते हैं। अगर धर्म के बारे में डिस्कस किया जाए तो बहुत सारे व्यू मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमारे यहाँ जिस धर्म को लिया जाता है वो बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही खराब तरीके से लिया जाता है। हम धर्म की बात करें, मतलब धर्म मतलब हिंदू, धर्म मतलब मुसलमान, इस्लाम धर्म, धर्म मतलब सिख धर्म, इस तरह की बात की जाती है। लेकिन जब हम ट्राइबल कम्युनिटी की ओर देखते हैं तो उन लोगों के लिए धर्म की डेफिनेशन ही अलग है। तो उन लोगों के लिए धर्म कौन सा गिनोगे आप? ट्राइबल कम्युनिटी के लिए सोच के देखा है कभी आपने? ट्राइबल कम्युनिटी की बात की जाए तो वो कौन से धर्म में आते हैं? हिंदू में आते हैं या इस्लाम धर्म में आते हैं, या चलो छोड़ो, वो क्रिश्चियन धर्म में भी आते हैं। उन लोगों के रिचुअल, सेरेमनी सब अलग होते हैं, कल्चर अलग होता है। लेकिन ये राइट हमें दिया गया है कि आप अपने गॉड के साथ, अपने क्रिएचर्स के साथ किसी भी तरह का रिलेशन बना सकते हो। तो वो किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ हमें धर्म की सोच बदलनी जरूरी है, इसीलिए आर्टिकल 25 दिया गया है। और हम इसे धर्म में बात करें, हिंदू और मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म की बात करें, लेकिन असल में हमें ट्राइबल कम्युनिटी की भी बात करनी चाहिए ना। तो यहाँ भी देखना हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो लास्ट नेक्स्ट है राइट टू प्रोपोगेट। राइट टू प्रोपोगेट मतलब क्या, कि आप अपना जो धर्म है, अपना जो रिलीजन है, उसे फैला सकते हो, उसे एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली नहीं। आप अपने धर्म का जो प्रचार है वो कर सकते हो, उसे फैला सकते हो, किसी को बता सकते हो, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ मतलब हमारे धर्म में ये होता है, हमारे धर्म में ये होता है। आप उसे बता सकते हो, उसे चाहे तो उसे ट्रांसमिशन भी करा सकते हो, लेकिन फोर्सफुली नहीं। अब आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजन अफेयर, मतलब आप अपने धर्म के साथ जो भी अटैच होगा उसे मैनेज कर सकते हो। कैसे? तो आप अगर कोई इंस्टीट्यूट बना रहे हो जो आपके धर्म से रिगार्डिंग हो, जैसे मदरसा बनाया जाता है इस्लाम धर्म के लिए, राइट, और कुछ मंदिर है जो स्कूल रन करते हैं, तो आप वो इंस्टीट्यूट बना सकते हो, आप वो इंस्टीट्यूट बना सकते हो, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए या रिलीजन पर्पस होना चाहिए। चैरिटेबल पर्पस के तौर पे या रिलीजन पर्पस के तौर पे आप कोई इंस्टीट्यूट बना सकते हो, कोई ट्रस्ट आप रन करवा सकते हो, राइट। और उसके जो अफेयर्स होंगे, मतलब जो भी मैनेज होगा, जो भी होगा, वो आप अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से उसे कर सकते हो, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। और अगर आपका जो ट्रस्ट बना है, आपका जो इंस्टीट्यूट बना है, वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल मतलब टैक्सी, कार से ऐसी कोई भी चीज जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो ट्रस्ट के तौर पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। इमूवेबल की बात करें तो मतलब कोई बिल्डिंग होती है। अब यहाँ ट्रस्ट किसका आता है? ट्रस्ट की डेफिनेशन में ज़्यादातर हम सोचते हैं मंदिर या मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन असल में कुछ मंदिर या मस्जिद ऐसे भी होते हैं जो अस्पताल रन करते हैं, स्कूल्स रन कर रहे हैं, राइट।
तो ये आप कर सकते हो। और जो प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो, जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, उसे लॉ के हिसाब से आपको खरीदना होगा। मतलब आपको वो भी प्रॉपर्टी लॉ के हिसाब से इंट्रोड्यूस करवानी होगी। आपको उसके टैक्स भी पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट रन करवा रहे हो ना, चैरिटेबल पर्पस के लिए। जो भी लॉ बनेगा उस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, वो लॉ आपको फॉलो करने होंगे। यहाँ ये कहा है। यहाँ टैक्स की बात शायद हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि जो भी लॉ इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग बनाया गया होगा, वो लॉ आपको फॉलो करना होगा। अब आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे गवर्नमेंट को, हमारी जो स्टेट है, उसे रिलीजन से अलग कर देता है, उसे धर्म से अलग कर देता है। कैसे? So freedom as to payment of tax for the promotion of any particular religion. ये आर्टिकल 27 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्टेट को, गवर्नमेंट को धर्म से अलग कर देता है। कैसे? यहाँ देखिए, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब आपको फ्रीडम दी गई है कि आप टैक्स नहीं पे करोगे कुछ पर्टिकुलर धर्म के रिगार्डिंग। मतलब स्टेट आपसे टैक्स नहीं मांग सकती ये कहकर कि आप इस धर्म को प्रमोट कर रहे हो। गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं मांग सकती, आप इस रिलीजन के लोगों को, आपको इसका ज्यादा टैक्स पे करना होगा। जैसे जजिया टैक्स आता था, जो हिंदुओं पे लगाया जाता था अकबर उन सबके जमाने में, औरंगजेब के उन लोगों के जमाने में जजिया टैक्स लगता था। तो वैसा टैक्स यहाँ एबोलिश कर दिया गया, कि यहाँ बंद हो गया कि ऐसा कोई टैक्स गवर्नमेंट आपसे ले नहीं सकती, और आपको इसलिए प्रेशराइज भी नहीं कर सकती कि आप इसके लिए टैक्स पे करें। और इसी आर्टिकल की वजह से कई सारे मंदिर, मस्जिद टैक्स से बच जाते हैं। कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो टैक्स से बच जाते हैं। इसलिए हम लोग कई बार पूछते हैं ना, यार मतलब ये मंदिर इतना कमा रहा है, इसे टैक्स क्यों नहीं पे करते? इससे तो कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये आर्टिकल 27 है, जिसकी वजह से हम उन मंदिरों से टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो मंदिर एक रिलीजन के एरिया है, एक धर्म का एरिया है। अगर हम उनसे टैक्स लेंगे तो आर्टिकल 27 वायलेट होगा। इसी वजह से टैक्स नहीं लिए जाते। देखिए यहाँ लिखा है, नो पर्सन शैल बी कंप्लेन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस। मतलब प्रमोशन और मेंटेनेंस दोनों के लिए, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए या किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए। यहाँ डिनोमिनेशन भी ऐड किया गया है। हम धर्म की बात करें या रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही है। डिनोमिनेशन मतलब किसी पंथ की बात की जाए, किसी ग्रुप की बात की गई है, किसी कम्युनिटी की बात की गई है, जो किसी एक धर्म को प्रमोट कर रही है, उसे मेंटेन कर रही है। तो वो पर्सन, वो कम्युनिटी, वो ग्रुप टैक्स पे नहीं करेगी। उसे उस रिलीजन मेंटेन करने के लिए, उसे धर्म मेंटेन करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए उसे टैक्स नहीं लिया जा सकता, अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंगिंग हो तो। आपने देखा है, हमने कभी गवर्नमेंट ने लिखा हो चलो ये धर्म का टैक्स भरो, आप नहीं होता ना। अब जैसे हम टैक्स नहीं पे कर सकते किसी धर्म के रिगार्डिंग, वैसे ही द स्टेट मतलब गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर सकती। मतलब पैसा, पब्लिक मनी जो टैक्स में पे किया गया है, वो मनी किसी भी रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए पे नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जैसे हर साल बजट बनाती है, उसमें कभी आपने सुना है मुसलमान कम्युनिटी के लिए इतना स्पेंड किया जाएगा या हिंदू कम्युनिटी के लिए इतना स्पेंड किया जाएगा? नहीं आता। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ये स्पेंड नहीं होता। हाँ, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए होता है, लेकिन वो ट्राइबल कम्युनिटी रिलीजन में नहीं आती, वो कम्युनिटी में आती है, वो वीकर सेक्शन में आती है। तो किसी पर्टिकुलर धर्म के रिगार्डिंग आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। मतलब इसे स्टेट को सीधा काट दिया गया है रिलीजन से, धर्म से,
कि आप टैक्स भी नहीं ले सकते और टैक्स में आया हुआ पैसा भी गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती किसी धर्म के लिए। इसलिए हमारा स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेक्युलर बोला जाता है, क्योंकि हमने यहाँ स्टेट को सीधे धर्म से काट दिया है, अलग कर दिया है। समझ में आया कि हम सेक्युलर क्यों यूज करते हैं? समझ में आया अभी हमने प्रीएम्बल में क्यों लिखा है सेक्युलर? क्योंकि हमने यहाँ धर्म को, किसी एक धर्म को प्रमोट या मेंटेन करने की बात की ही नहीं है, और गवर्नमेंट को, स्टेट को धर्म से अलग कर दिया है। आर्टिकल 28 क्या कहते हैं? फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां आप रिलीजियन बेस, धर्म बेस किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन या किसी भी तरह की वर्शिप नहीं कर सकते। धर्म बेस आप किसी भी तरह की वर्शिप या इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, रिलीजन के इंस्ट्रक्शन। आप इंस्टीट्यूट को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि ये चीज करनी होगी क्योंकि ये आपके रिलीजन में आता है, नहीं। आप एजुकेशनल लेवल पे स्टूडेंट के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं कर सकते। अब यहां लिखा हुआ है सर्टेन एजुकेशन, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ सर्टेन वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने ये तो कह लिया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम ये नहीं कर सकते कि साथ में हमने ऐड कर दिया सर्टेन, मतलब कुछ ही इंस्टीट्यूट की बात की गई, मतलब सभी में तो नहीं है। अब ये सर्टेन मतलब किस किस में? तो ऐसे इंस्टीट्यूट जिसे स्टेट फंड से मेंटेन किया जा रहा हो, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात की गई है, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात की गई है, जिसे गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आ रही हो, गवर्नमेंट की तरफ से फंड आ रहा हो। ऐसे इंस्टीट्यूट में मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसका रिलेशन गवर्नमेंट के साथ हो, क्योंकि गवर्नमेंट फंड दे रही है तो गवर्नमेंट के साथ उसका कनेक्शन बन गया। अब यहाँ भी हमने क्या किया कि हमने रिलीजियन बेस्ड जो भी वर्शिप है, इंस्ट्रक्शन है, उसे अलग कर दिया। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की है, लेकिन वो भी सर्टेन, कौन से? जिसमें स्टेट फंड आ रहे हो, मतलब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो जहां गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर रही हो, वहां पे आप इस तरह की चीजें कर सकते हो। लेकिन जिस जगह पे गवर्नमेंट इंटरफेयर हो, गवर्नमेंट कनेक्शन में हो, वहां आप वर्शिप या इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ये आर्टिकल लास्ट टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था जब योग डे आता था, हमारा योगा डे, और नरेंद्र मोदी से ने अनाउंस किया कि सभी स्कूल में सूर्य नमस्कार किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट किया गया था मोदी गवर्नमेंट ने कि सभी स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया गया कि ये सूर्य नमस्कार किया जाएगा। अब ये सूर्य नमस्कार जो है वो रिलीजियन बेस है, हमने उसे बताया कि वो रिलीजियन बेस है ना, ये हिंदू धर्म में आता है। तो ये आर्टिकल 28 बहुत ज्यादा वायलेट हो गया उस वक्त। लेकिन उसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसे एक रिलीजन इंस्ट्रक्शन के रूप में नहीं दिखा रहे, हम इसे एक योग के रूप में दिखा रहे हैं जिसकी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यहां भी रिलीजन वर्शिप नहीं हुआ, धर्म इंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। यहां बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक योग के तौर पे है, एक आसन के तौर पे है, जिसपे आप जो आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस तौर पे इसे दिखाया गया, ना कि इसे हिंदू धर्म के तौर पे। इसलिए कई बार गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो कई बार फेक न्यूज आ जाती है, लेकिन हमें उसे समझना पड़ता है कि यार मतलब गवर्नमेंट ऐसा कह क्यों कर, क्योंकि गवर्नमेंट बंधी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। तो अगर कहीं भी आपको लग रहा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस केस में भी ऐसा हुआ था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने बोला कि ये बस एक योग के तौर पे है, ना कि हम इसे रिलीजन स्प्रेड या रिलीजन वर्शिप के रूप में दिखा रहे हैं, तो ये चीजें शांत हो, राइट। अब यहां हमारा क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ हो गया।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 25 टू 28। अब हम करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। आर्टिकल 29 दो ही है, ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30। आर्टिकल 29 क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी मतलब जो सिटीजन है, इंडिया में रह रहे सिटीजन है, कुछ भी किसी भी पार्ट में, इंडिया में किसी भी पार्ट में रह रहे हो, जिनकी कोई लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, वो उसे सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं एज अ सेम। मतलब ये उनका राइट है, ये उनका राइट है। मतलब कोई ट्राइबल कम्युनिटी की बात की, कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात की गई है, जिसकी लैंग्वेज अलग हो, जिसकी स्क्रिप्ट अलग हो, जिनका कल्चर अलग हो, तो वो उसे कंजर्व कर सकते, उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है। और सिटीजन, कोई भी सिटीजन शैल बी डिनाई मतलब मना नहीं कर सकती एडमिशन के लिए। एडमिशन का मतलब यहाँ स्कूल एडमिशन की बात नहीं की, एडमिशन मतलब एंटर होना, उसमें एंटर होना इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो मेंटेन करती है बाय द स्टेट। अब यहाँ भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ गया जो स्टेट मेंटेन करता है और उसे ग्रांट मिलती है स्टेट की तरफ से, तो वहां आप किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकते। किसके बेसिस पे? रिलीजन बेसिस पे, रेस्ट के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। आप इन 4 बेसिस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किसी भी सिटीजन को एंटर होने से मना नहीं कर सकते। किसके बेसिस पे? रिलीजन बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे। अब यहां भी क्या है? अब यहां सोचो ट्राइबल कम्युनिटी है, माइनर है, उनका रिलीजन अलग होगा, उनकी कास्ट अलग होगी, उनकी स्पीकिंग लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन आप उसे मना नहीं कर सकते एडमिट होने के लिए, मतलब एंटर होने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। उसे पढ़ना भी जरूरी है ना। तो यहाँ कल्चरल एजुकेशन राइट दोनों दी गई, मतलब कल्चर भी आप सेव कर सकते हो और साथ में साथ एजुकेटेड भी हो सकते हो। ट्राइबल कम्युनिटी अपना कल्चर भी सेव कर सकती है और साथ में एजुकेशन भी ले सकती है। और वो ट्राइबल कम्युनिटी को आप मना नहीं कर सकते, उसे एंटर होने से, एडमिशन लेने से आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उसे मना नहीं किया जा सकता। तो ये है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 में क्या है? अच्छा चलिए, आपने को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, एंटर नहीं हो सके, कल्चर सेव कर सकते हैं, लेकिन आपका कल्चर आपको कैसे सेव करना है? तो उसके लिए आपको एक और राइट दिया गया है, राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब आप अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हो, माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए। आर्टिकल 30 में यहाँ लिखा हुआ है माइनॉरिटीज के लिए, मतलब ऐसी कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज में आती है। तो पहले आर्टिकल 29 में क्या दिया गया उसे राइट दिया गया है कि वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को या अपने जो भी स्क्रिप्ट है उसे कंजर्व कर सकती है, उसे सेव कर सकती है, ये राइट दिया गया। अब आर्टिकल 30 में क्या किया गया कि आप अगर वो लैंग्वेज है, वो जो स्क्रिप्ट है आपकी, आपका जो कल्चर है, उसे आपको कंजर्व करना है, उसे आपको कंजर्व करना है, उसे सेव करना है। तो कैसे करोगे? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना लो जिसके अंदर उस लैंग्वेज में एजुकेट दिया जा रहा हो, उस स्क्रिप्ट की नॉलेज दी जा रही हो, उन कल्चर की नॉलेज दी जा रही हो। ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप बना सकते हो। और अगर ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन रहा है जिसे माइनॉरिटी मैनेज कर रही है, तो स्टेट उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब स्टेट उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकता, स्टेट को उसे इंटरफेयर तो नहीं करने वाला, लेकिन हाँ उसे इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि यार ये तो माइनॉरिटी की स्कूल है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। अब यहाँ स्टेट लिखा गया है, तो गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, पंचायत भी आती है और म्यूनसिपालिटी भी आती है। एग्जैक्टली। तो ये है आर्टिकल 30। बहुत ही सिंपल है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है कि आपको ट्राइबल कम्युनिटी के जो राइट है, जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, उसे सेव करना है। पहला ये लिखा गया। आर्टिकल 30 उसे सेव कैसे करोगे? तो आपको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना होगा। बस 2 चीजें मिल गए आपको।
अब हमारे सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट जितने भी थे वो सारे फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है राइट टू कंसल्टेशन रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है? मतलब हमें जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये जितने भी राइट दिए हैं, हमने क्या बोला कि इसकी आपकी गारंटी दी जाती है। कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देती है, हाई कोर्ट देती है, ये आपको गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मोस्ट ऑफली सुप्रीम कोर्ट रहता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट गारंटी दे रही है? ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कहाँ? फंडामेंटल राइट के अंदर। फंडामेंटल राइट में कहाँ? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में। यहाँ जो 32 to 35 आर्टिकल दिए गए वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है इस फंडामेंटल राइट को। मतलब आपके फंडामेंटल राइट जब आपको इम्प्लीमेंट हो गए, जब आपको उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके वायलेशन के अगेंस्ट जाना हो, मतलब आपके फंडामेंटल राइट छीन लिए गए, आपको वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट के खिलाफ, तब आप उसे कैसे सेव करोगे? तो वो लिखा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, आर्टिकल 32 to 35। मतलब पहले सारे राइट दिए गए, सारे राइट आपको दिए गए, उसके बाद उसे कैसे प्रोटेक्शन देना है वो लिखा गया। तो चलिए वो पढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्स बाय दिस पार्ट। मतलब आर्टिकल 32 क्या कहता है कि एनफोर्समेंट, मतलब जो राइट आपको दिया गया, जो हक आपको दिया गया, उसे एनफोर्समेंट करना किस इस पार्ट में दिया गया है। यहां लिखा क्या है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कंफर्म बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। मतलब यहां सीधा लिखा गया है, सीधा लिखा गया है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो। आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, एनफोर्समेंट नहीं आ रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो, और ये भी आपके फंडामेंटल राइट है, ये भी आपके फंडामेंटल राइट है। और इसमें क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिस्ट, इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिस्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किस चीज का? वो डायरेक्शन दे सकते हैं, वो ऑर्डर भी दे सकते हैं, और रिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब डायरेक्शन ऑर्डर तो समझ में आ गया, रिस्ट क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी ये देखिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो डायरेक्शन दे सकते हैं गवर्नमेंट को, वो ऑर्डर भी कर सकती है गवर्नमेंट को, और रिस्ट भी डिक्लेयर कर सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक कर सकती है, राइट? सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। मतलब यहां सुप्रीम कोर्ट को किस तरह डेफिनेशन दी गई कि वो डिफेंडर है, वो हमारे फंडामेंटल राइट के गारंटर है सिटीजन के लिए, right? And when fundamental right of the citizen are violated, the aggravated party has portion of moving either a high court or supreme court directly. Second thing लिख दी गई, मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली मूव कर सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो डिफेंडर और गारंटर की बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो हाई कोर्ट के पास नहीं। फंडामेंटल राइट का अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, हु इज द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट या हु इज गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ही आंसर आएगा, हाई कोर्ट नहीं। ओके, अब जो रिस्ट दिए गए हैं वो रिस्ट तो ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिस्ट, मतलब हाई कोर्ट के पास भी कुछ इशू है। अब सुप्रीम कोर्ट जो रिस्ट इशू करती है वो आर्टिकल 32 में आता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में आते हैं। ये रिस्ट की पावर है कि रिस्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से इंप्लीमेंट कर सकती है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से रिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ रिस्ट देखते हैं, जैसे हैबस क्रॉप्स। हैबस क्रॉप्स मतलब टू हैव अ बॉडी, ये जो सारे लिखे गए वो आई थिंक रोमन लैंग्वेजेस है,
तो हैबर क्रॉप्स लिखा हुआ है टू हैव द बॉडी, इट वुड सेट अ डिटेन पर्सन फ्री इफ डिटेंशन फाउंड टू बी इलीगल। मतलब कि आपकी डिटेंशन, अब हैबस क्रॉप्स का मतलब ये हुआ कि आपको किसी गलत केस में या किसी गलत तरीके से अरेस्ट किया गया हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और आपको फ्री करने की ऑर्डर वहां से ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हो अगर आपको इनलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है। तो ये हैबर क्रॉप्स है। नेक्स्ट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब फोरबिडन। फोरबिडन क्या होता है? To prevent the latter from the exceeding jurisdiction or usurping jurisdiction that it does not possess। मतलब आप प्रोहिबिट कर सकते हो किसी को, कोई केस ऐसा चल रहा है जो आपको लग रहा है अभी रोक देना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकती है, इसे प्रोहिबिशन कहते हैं। क्विया वारंटो, व्हाट अथॉरिटी और वारंट इंक्वायर इनटू लेजिस्लेशन टू क्लेम द पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस। मतलब किसके पास पावर है उसकी इंक्वायरी बिठा सकती है सुप्रीम कोर्ट। मैडम मतलब वी कमांड, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है किसी पब्लिक ऑफिशियल को कि आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो ये भी लिस्ट में आता है। सेट्रोटीज टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म, ट्रांसफर केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ। मतलब किसी लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो सेट्रोटीज की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने अंदर ले सकती है। मतलब हाई कोर्ट में चल रहा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला सकती है उसे हाई कोर्ट से खींच कर, राइट। ये सेरेटोरियलिटी। तो इतने रिस्क होते हैं और भी बहुत सारे हैं लेकिन हमारे लिए 5 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है 32। पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट की पावर है किस चीज की पावर कि मॉडिफाई कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है कुछ राइट्स को, कुछ राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है। मतलब कुछ राइट्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कुछ राइट्स एबोलिश किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ फोर्सेस के लिए, सिर्फ कुछ फोर्सेस के लिए। कौन से फोर्सेस? जो आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस फोर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसी है और एनालॉगस फोर्सेस है। तो इतनी जो फोर्सेस है उनसे फंडामेंटल राइट छीन लिए जा सकते हैं। पार्लियामेंट उसे मॉडिफाई कर सकती है। इसे स्पीच के, एक्सप्रेशन के राइट नहीं होंगे। इन लोगों के पास किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रे करने के राइट नहीं होंगे, राइट। ये मॉडिफाई किए जा सकते हैं, ये पार्लियामेंट का राइट है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि इन लोगों में जो आर्म फोर्स में या इंटेलिजेंस एजेंसी में कुछ मेंबर हो गए उनके कुछ राइट मॉडिफाई किए जा सकते हैं। मतलब अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उनके स्पीच के राइट नहीं होंगे, क्या पता उसने कुछ लीक कर लिया, अब वो तो बोलेगा मेरे पास तो स्पीच के राइट है तो मैंने बोल दिया, राइट। और आर्म फोर्स की बात हो तो अगर वो कुछ पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हो तो उनके साथ जो ट्राइबल कम्युनिटी होगी या किसी और कम्युनिटी के लोग होंगे तो उनके साथ उनका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये चीज है। मतलब यहाँ क्या होता है कि इन जो फोर्सेस है वो उनके फंडामेंटल राइट मॉडिफाई किए जा सकते हैं। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 क्या कहता है कि रिस्ट्रिक्शन द राइट टू कंफर्म बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मतलब किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ लग रहा हो, प्रेसिडेंट्स रूल लग रहा हो, किसी तरह का लॉ पार्लियामेंट लगाती है तो उस वक्त उसके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ रिस्ट्रिक्ट क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट ये होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आपके पास फंडामेंटल राइट है लेकिन अगर वो वायलेट हो रहा है तो आप उसे लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। मतलब आपके पास आपके फंडामेंटल राइट है लेकिन अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। ये है आर्टिकल 34। अब आर्टिकल 35 की बात कर सकते हैं। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन दिस पार्ट।
मतलब इस पार्ट में लेजिस्लेशन को पावर दी गई है को उसे कुछ इफेक्ट कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट में चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। मतलब अगर फंडामेंटल राइट में कुछ भी चेंज करना हो, ये जो पार्ट है पार्ट 3 में कुछ भी चेंज करना हो फंडामेंटल राइट के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट असेंबली नहीं कर सकती। ये कहती है आर्टिकल 35। ओके, तो हाँ जी, यहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी देखेंगे। डीपीएसपी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको सिर्फ रट्टा मारना है, उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल में कि फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी क्या है, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का डिफरेंस भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और गुड बाय। बी अ प्रैक्टिकल ड्रीमर बैक्ड बाय, ने बोली थी ये बात कि एक प्रैक्टिकल ड्रीमर बनिए, राइट, बी अ प्रैक्टिकल ड्रीमर बैक्ड बाय एक्शन, मतलब एक प्रैक्टिकल ड्रीमर बनिए जो एक्शन करता हो, ऐसा नहीं सिर्फ दिमाग में थॉट्स लेके घूम रहा हो, राइट।